हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी वीडियो में कहा था कि हम लोग शुरू करने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज, वो भी यूनिट वाइज। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, वो भी नेशनल इनकम मैंडेट्स एग्रीगेट के यूनिट के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें कहा गया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 के हमें करेक्ट पेयर चूज करने। सो कॉलम 1 और कॉलम 2 में करेक्ट पेयर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज पेयर ए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वेजिटेबल्स ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन आर नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। क्योंकि अगर एक कार जिसको मैं टैक्सी के लिए यूज कर रहा हूँ तो वो कंज्यूमर गुड नहीं, वो कैपिटल गुड होता है। अगर एक एयर कंडीशनर हाउस होल्ड यूज कर रहा है देन इट इज अ कंज्यूमर गुड। और स्कॉलरशिप अगर मैं किसी को देता हूँ तो फैक्टर इनकम नहीं, ट्रांसफर इनकम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन इज जीडीपी इज सम टोटल ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड बाय ऑल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर है स्टेटमेंट 2, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फ्लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी। और बी और डी की अगर मैं बात करूं तो ये एक सीक्वेंस में चलता है, दैट इज ए बी सी एन डी। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए रियल फ्लो। क्योंकि रियल फ्लो में हम लोग कहीं पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट यूज नहीं होता है, कहीं पे भी मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज रियल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 4, a scenario which would lead to an increase in GDP but might not necessarily improve overall welfare। ऐसा कौन सा सिनेरियो जहां पे जीडीपी बढ़ेगा लेकिन मेरे कंट्री का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा? रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ पे तो वेलफेयर भी होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो जीडीपी भी बढ़ेगा और वेलफेयर भी होगा। एक्सपांशन ऑफ एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज, क्या यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ हार्मफुल इंडस्ट्रीज। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है? नहीं। क्या कैपिटल फ्लो कॉन्सेप्ट है? नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट? नॉट अ फैक्टर पेमेंट लिखा है, फैक्टर पेमेंट टिक मत कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, इट इज़ अ फैक्टर पेमेंट क्योंकि वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सैलरीज अगर मैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे रहा हूँ तो अगेन इट इज़ अ फैक्टर पेमेंट। रेंट अगर कोई ओनर को मिल रहा है देन इट इज़ अ फैक्टर पेमेंट बिकॉज इट इज़ हायरिंग, इट इज़ प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू एनीवन, टेनेंट बोल लो। ऑप्शन डी, स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट्स, ये हो जाता है हमारा ट्रांसफर पेमेंट। सो इसीलिए ऑप्शन डी, दैट इज स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट्स, इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी इज 840 crores एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, देन द रियल जीडीपी विल बी। इसको कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमें प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120, नॉमिनल जीडीपी मुझे दिया हुआ है 840, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये इस तरफ जाएगा, या फिर इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है हमारा 120 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, और यहाँ पे हमें रियल जीडीपी मिल जाएगा 84,000 डिवाइडेड बाय 120, तो ये जाएगा 7 से, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, दैट इज 700 करोड़। फिर है ऑप्शन डी, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 200 करोड़, net factor income from abroad is 200 crores and the value of factor income to abroad is 40, identify the value of factor income from abroad। यहाँ पे हमें NFIA कैलकुलेट करना है, सॉरी फीफा कैलकुलेट करना है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। NFI हमें दिया हुआ है 200, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कैलकुलेट करना है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें दिया हुआ है 40। ये अगर इस तरफ जाएगा तो 200 प्लस 40 हो जाएगा, दैट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 240 करोड़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर assertion and reasoning, the flour purchased by a baker is considered an intermediate good। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। The flour is used for production of bread, cakes and biscuits to be sold to the consumers। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। Refrigerator used at home is considered as a capital good। Refrigerator is a one-time purchase for the household and will not be purchased for a very long time। यहाँ पे देखो एक ट्रिक बताता हूँ, ए ही हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कोई हाउस होल्ड होम घर के काम के लिए कोई भी चीज़ ली जाती है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड। और अगर हमारा असर्शन ही गलत हो जाता है तो हमें सीधा सीधा आंसर टिक करना है, दैट इज ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। The cement purchased by the constructor is considered an intermediate good। The cement is used for the construction of the building to be sold to consumers। क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक सीमेंट कंस्ट्रक्टर परचेज कर रहा है तो उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड हुआ, और वो सीमेंट बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंज्यूमर को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर है ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड। रीजन हमें दिया हुआ है, ब्रोकरेज इज अ पेमेंट फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड। अगेन ब्रोकरेज जो है वो सेल और परचेज ऑफ शेयर्स पे मिलता है, तो उस चीज़ को हम एज अ इनकम कंसिडर करते हैं, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और वहीं पे ब्रोकरेज जो है वो हमने एक सर्विस प्रोवाइड किया है उसका मिलता है। तो यहाँ पे भी ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। GDP does not exhibit the structure of product। If increase in GDP is mainly due to increase in production of war equipments and ammunitions, then such an increase cannot improve welfare in the economy। इसके कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जो GDP है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाती, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी कंट्री में सिर्फ वॉर इक्विपमेंट्स और एम्यूनेशंस जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, स्टिल GDP विल इंक्रीज। पर क्या इससे वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ? जो गुड्स की नेसेसिटी थी, क्या वो नेसेसिटी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो ये रीज़न भी यहाँ पे सही है, एंड अगेन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है आपका थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल से CBSE ने थोड़ा ज़्यादा पूछना शुरू किया है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। अ कंट्रीज रियल GDP इज लाइकली टू एक्सपैंड बाय 11%।
in the next financial year due to a faster economic recovery and on a low base, says a report. The report by domestic rating agency Brickwork Rating and said economic activities are slowly reaching pre-COVID levels following the relaxation of lockdown, except in sectors that remain affected by social distancing norms, with progress in developing an effective vaccine of COVID-19, signals of faster than expected recovery in the domestic economy and also supported by a low base. We expect the real GDP to grow at 11% in financial year 2022 from the estimated contraction of 7% to 7.5% in financial year 2021. 0.5% से यहाँ पे गिर गया था. The agency said, according to the first advance estimates of national income released by NSO, that is National Statistical Office, the country's GDP is estimated to be contract by a record of 7.7% during the current financial year. अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उसका आंसर करना है. रियल जीडीपी इज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड by all producing units in domestic territory of a country during an accounting year and valued at dash price और constant price. देखो constant यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है ये कौन सी प्राइस हो जाएगी, बेस प्राइस. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बेस ईयर्स प्राइस. हाउ इज रियल जीडीपी कैलकुलेटेड, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है. सो रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100. एक्चुअल फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय 100. फिर है डैश इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. विच इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. सो रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन बेस ईयर्स प्राइस एंड नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर्स प्राइस. तो जब भी बेस ईयर की प्राइस पे मैं जीडीपी कैलकुलेट करता हूँ, इट शोज मी ट्रू एंड फेयर इमेज ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी. अगेन यहाँ पे मुझे केस दिया हुआ है, इस केस को स्टडी करना है और उसके ऊपर फिर मुझे आंसर्स करने हैं. सो व्हाट इज द अबव आर्टिकल टॉकिंग ऑफ, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट टॉक्ड अबाउट इट. आप लोगों को पहले ये केस स्टडी करना है, उसके बेसिस पे मुझे आंसर देना है. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, और यहाँ पे ये मैंने सर्कुलर फ्लो बना के रखा है. देखो ये आगे क्वेश्चन आएगा ए बी सी एंड डी वाला, कि पहले फर्म्स हाउस होल्ड हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके मिली जाएगी. फर्म्स के हमें फैक्टर पेमेंट देंगे, जिसके सामने मैं वही पेमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए खर्च करूँगा. वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अबव आर्टिकल. यहाँ पे अगर मैं जो आगे आर्टिकल में जिसके बारे में बातें हो रही है उसकी बात करूँ, तो इट टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. दैट इज़ it shows flow of stocks among different sectors, flow of money among different sectors, reflects structure of an economy, shows interdependence among different sectors, shows injection and leakages, helps in estimation of national income and related aggregates. तो ये है कुछ importance of circular flow of income. अगला क्वेश्चन है, state the meaning of following externalities operating surplus consumption goods. externalities का मतलब होता है it refers to benefits, it can be of two types, positive and negative, which are caused by one entity to another without being paid or penalized for it. operating surplus का definition दिया हुआ है
और कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम. कंजम्पशन गुड्स, goods which are consumed by ultimate consumer or meet the intermediate need of consumers are called consumption goods. This may include services as well. Distinguish between factor income and transfer income. ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. मैं एक चीज़ बता दूं कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मिलती है, और ये इनकम मुझे विदाउट एनी सर्विस मिल जाती है. फिर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सियम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम. सपोर्ट योर आंसर विथ वैलिड रीजन. इसके अंदर हम लोगों को एक डायग्राम बनाना है, ये वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये डायग्राम बनाना और इसको एक्सप्लेन करना है कि इन द इनिशियल फेज हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur, in return of which firms provide factor payment to the household in the form of rent, wages, interest and profit. सेकेंड पैरा में लिखना है कि the households uses their factor income, that is rent, wages, interest and profit, to buy goods and services that are produced by a firm in the form of consumption expenditure. ये हो जाता है आप लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी. तो ये आपको डायग्राम बनाना रहेगा, हाउस होल्ड और फर्म वाला जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया. फिर अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड. वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड हमारा फोर्थ जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसका सबसे पहला मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आएगा वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करता हूँ तो मुझे वैल्यू एडेड मिल जाती है. वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि मैंने एक चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए थे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए थे, उसमें से मैं मेरा खर्चा निकाल दूँ तो मैंने उसको आगे मार्केट में कितनी वैल्यू ऐड करके बेचा, दैट इज़ नोन एज वैल्यू एडेड. फिर हम आ जाते हैं गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड while estimating domestic income. सबसे पहला, पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया. क्या ये इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज गुड्स कहाँ पे परचेज हुए? इंडिया में. सो इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज गुड्स परचेज्ड बाय अमेरिकन इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन इंडिया एंड विल बी इंक्लूडेड एज एक्सपोर्ट्स. इट विल नॉट बी इंक्लूड टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन. किचन गार्डन में ही ग्रो किया गया है, घर की खेती है, तो क्या ये इंक्लूड होगा? ये इंक्लूड नहीं होगा. सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन देयर मार्केट वैल्यू. ऊपर से देयर इज नो मनी ट्रांजेक्शन मेड अंडर सच सिचुएशंस. मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड. डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर. क्या हमेशा अगर एक मशीन जो फर्म खरीदता है वो कैपिटल गुड ही होती है? नो. तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. अ मशीन परचेज बाय अ फर्म विल बी कैपिटल गुड
when it is used for production of other goods and services. However, if it is purchased by a firm for resale purpose in the same year, it will be considered as an intermediate good and not a capital good. तो ये हो जाता है आपका रीजन why machine purchased by a firm is not always a capital good. अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC. डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब होता है? NDP एट FC हमें ढूंढना है. हमें जो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए वो कंपोनेंट्स है एक्सपेंडिचर मेथड के. तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? GDP एट MP. सबसे पहले हमें दिया हुआ है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है. फिर हमें दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हो गया. फिर हम ढूंढेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसके बाद आते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो इसके अंदर जब हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दें, क्या हमें चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है. तो अगर मैं इसके अंदर चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देता हूँ तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. और फिर लास्ट में आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज -40. हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी हुई है. कैलकुलेट करें 800 प्लस 240, उसमें से 40 निकल जाएगा तो आंसर आता है 1000, दैट इज GDP एट MP. अब हमें GDP एट MP से जाना है NDP एट FC पे. तो NDP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP. ग्रॉस से नेट में जाना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा. DPDP सेम है. MP से FC मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, अगेन बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है तो यहाँ पे मैं क्या माइनस करूँगा? NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. GDP हमें मिल गया 1000, डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 40 और NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हुए 120. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमें आंसर मिलता है, ये गया 940 गया तो 960, 960 में से 100 गया तो 860 और 860 में से 20 गया तो 840. तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज NDP एट FC हमें मिल गया 840 करोड़. समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. स्क्रीनशॉट ले लो. अगला क्वेश्चन है हमारा GDP एट MP यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे GDP एट MP ही मिलेगा. तो GDP एट MP इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 9800 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और इसके अंदर अगर मैं चेंज इन स्टॉक ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा 875 प्लस 275. फिर नेट एक्सपोर्ट्स हमें दिए हुए हैं नेगेटिव में, दैट इज़ -90. अब इसका अगर हम टोटल करें सो 12,000 प्लस 9,000 ये हमें मिल जाएगा 21,800. 21,800 प्लस 875, पहले तो ये दिख देखता है 21,800 प्लस यहाँ पे हो जाता है ये 175 प्लस 75 हो गया आपका 150, ये हो गया 1150 माइनस 90 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है. तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो हमें मिल जाता है 22,950, जिसमें से हमें 90 माइनस करना है तो 50 यहाँ से गया 900 और 40 तो 22,860. ये हो गया हमारा GDP एट MP. यहाँ पे हमें नेट फैक्टर इनकम और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं थी.
क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें ऑलरेडी जीडीपी एट एमपी ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। व्हाट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल वे टू अवॉइड इट। डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब आप एक ही इनकम को 2 बार गिन लेते हो, इट इज़ नोन एज डबल काउंटिंग। सो इट इज़ अ क्रिटिकल इशू दैट अराइजेज इन कैलकुलेशन ऑफ national income when certain economic activities or transactions are counted multiple times, leading to an inflated estimation of country's total income. The distortion can result in an inaccurate representation of actual economic output and may mislead policy makers and analysts. अब इसको सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वैल्यू एडेड अप्रोच होता है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू ऐड की जा रही है उसको मैं काउंट करूंगा, तो डबल काउंटिंग की इशू नहीं आएगी। मैं इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ अ स्मार्टफोन, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, components, final assembly, focus on value added by each stage of the production process, which is the actual contribution to the national income। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन की वैल्यू काउंट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ईच एंड एवरी स्टेज। तो ये हो जाता है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। फिर हम आते हैं एक और न्यूमेरिकल पे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। वैल्यू ऑफ एडेड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट एनवीए एट एफसी। तो एनवीए एट एफसी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूँगा। तो 600 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज दैट इज 30 माइनस 50, तो ये वैल्यू आती है मेरी -20। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट हो गया, तो आपका आंसर बचता है दैट इज 600 NVA एट FC। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर है हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, गिव वैलिड रीजन। प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, क्या इसको मैं हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट करूंगा या नहीं। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय अ फर्म। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अभी हमने इसके पहले जस्ट एक क्वेश्चन किया इस टाइप का, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ कि क्या प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया एंड एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय अ फर्म को हम कैलकुलेट करेंगे या नहीं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, सपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर द जीडीपी एट मार्केट प्राइस वाज 1100 करोड़। तो यहाँ पे हमें जीडीपी इज इक्वल्स टू 1100 करोड़ दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA 100 दिया हुआ है। NIT 150 दिया हुआ है। नेशनल इनकम क्या होता है?
NNP एट FC और हमें बोला गया है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, NNP एट FC। अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूँगा, NP से DP में जाना है तो मैं NFIA ऐड करूँगा, और FC से MP में जाना है तो मैं NITB ऐड करूँगा। अब मुझे GDP दिया हुआ है दैट इज़ 1100, NNP एट FC दिया हुआ है 850, डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, NFIA दिया हुआ है 100 और NIT दिया हुआ है 150, तो ये 250 हो गया। तो 250 प्लस 850 हो जाता है हमारा 800 प्लस 200,000 हो गया, और 50 और 50 हो गया आपका ये। तो ये हो जाता है आप लोगों का 1100 प्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे भी 1100 दिया हुआ है। तो अगर ये इस तरफ जाएगा तो 1100 माइनस 1100 इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, और हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है 0। समझ गए? तो अगर आपका 0 आंसर आता है तो डरना मत कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया है, 0 आंसर आ गया। कोई डरने की बात नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आउटपुट ऑफ गुड एक्स ड्यूरिंग ईयर 2018-19 were 100 units and 1110 respectively. The market price of the product during 2 years was 50 and 55 per unit. Calculate the percentage change in real gross domestic product in the year 2019 using 2018 as a base year. यहाँ पे मुझे real GDP कैलकुलेट करने को बोला है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है 2018 as a base year। तो रियल GDP कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं करंट ईयर का आउटपुट लूँगा और बेस ईयर की प्राइस लूँगा। तो अगर मैं 2018 की बात करूँ तो उसमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था? 100 यूनिट्स का, और उसकी प्राइस क्या थी तब? 50। तो ये हो जाता है 5000। फिर अगर मैं 2019 की बात करूँ तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 110, लेकिन तब प्राइस क्या थी? 55। तो ये हो जाता है आपका 5500। फिर अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट से रियल जीडीपी में चेंज आया है, तो उसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि रियल जीडीपी में कितना चेंज आया है। तो रियल जीडीपी में चेंज आया है दैट इज़ 5500 माइनस 5000 इज़ 500। अब परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी का फॉर्मूला है चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये है 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रियल जीडीपी दैट इज़ 500 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका यहाँ निकल जाता है और आपका आंसर बच जाता है 10%। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कि रियल जीडीपी में कितने परसेंटेज से चेंज आया था। सो दैट इज़ 10%। तो ये हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।